ओके, मेरी पहली स्लाइड जो है ना, अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड वी आर रियली मिसिंग यू इन द कॉलेज आप लोगों के बगैर सुनसान है बिल्कुल। अल्लाह करे कि सब दोबारा ज्वाइन करें बैक। ओके, टुडे विल डिस्कस हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन. It is sort of a revision lecture because we have already gone through it. In fact, आप में से बहुत सारे ने तो ये एक्सरसाइज भी की है, इंट्रोडक्शन उन्होंने अपनी अपनी रिसर्चेस को ऑलरेडी लिखे हुए हैं. ओके, तो ये इतना डिटेल लेक्चर नहीं होगा बिकॉज आप सबने ही करा हुआ ही है. जो बेसिक इसके पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंस है और किस तरह हम इसको लिखते हैं, वो इसमें मैं डिस्कस करूँगी. ओके, okay, the roadmap or the learning objectives will be, is there any question? What is an introduction? How to write an introduction? Outline of an introduction? The components of research introduction, because we write introduction for many other things, like for any report or any incidents, so any paper. So what is the component of research introduction? We will discuss it in detail along with an example, so the things get clear. Introduction must contain what are you studying in this research. Clearly इसमें ये mention होना चाहिए कि study में क्या देखने को मिलेगा या क्या पढ़ने को मिलेगा, and why is it important. Why should the reader read on? Because this is a product. Research is your product. You want world to see it. You want world to read it. So इसमें introduction एक वो part है जो हमारे reader है उसको hook करके रखता है towards the research. आप सब भी आजकल जर्नल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एज यू आर इन 4th ईयर, आप में से बहुत सारे पढ़ते होंगे, या फॉर योर ओन रिसर्च आप लोगों ने पढ़े होंगे. तो जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, दैट इज द पार्ट वो आपको उससे अटैच करके रखता है, या आप उस आर्टिकल को छोड़ देते हैं कि ये मुझे जो चाहिए वो इसमें नहीं है. सो व्हाई शुड द रीडर रीड ऑन? इट शुड बी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. व्हाट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक and what basis do you need to provide such as that the reader can understand कि इस research में हुआ क्या है और वो आगे उसको क्या further reading करने के लिए मिलेगा. Okay, introduction of a research. Tell the reader simply and clearly what the topic subject is. Tell the reader why it is important. It tells the reader how you are going to approach the topic. Okay, so introduction guide करता है towards the methodology. ओके, मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑथर. जो ऑथर है, ऑथर की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो हमें इंट्रोडक्शन से ही समझ आना शुरू हो जाती है कि इसमें इन्होंने, फॉर एग्जांपल, स्टडी पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे. रिसर्च जो है, अगर हमारे इंट्रोडक्शन में हम वी आर डिस्कसिंग द जनरल पीपल्स की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन में इसका इतना बर्डन है, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि इनकी मेथोडोलॉजी भी टुवर्ड्स जनरल पॉपुलेशन है. अगर हमने उसमें स्टैटिस्टिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स के या किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन के डाले हैं, स्कूल चिल्ड्रन के डाले हैं, तो जो इंट्रोडक्शन है उसी में कुछ ना कुछ आइडिया उनको हो जाएगा कि मेथोडोलॉजी इसमें ऑथर ने क्या यूज की है. Why is an introduction? What is an introduction? Introduction may be for different things. As I have already told you, when we write a report, for a report of anything, you have visited an organization for 3 months and you want to write a report to your supervisors, or there is an incident, for God forbid you are working anywhere and there is an incident, you need to report it, उसमें भी introduction होगा. ठीक है, हर चीज का इंट्रोडक्शन है. तो जो रिसर्च इंट्रोडक्शन है वो सब इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन जो रिसर्च इंट्रोडक्शन है उसमें पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, हमारा टॉपिक आज ये डिस्कस करेगा, क्योंकि ये आपकी जो 4th ईयर की रिसर्च है उससे रिलेटेड है ये टॉपिक. इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. इनिशियली जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपना टॉपिक. रिव्यू द लिटरेचर ऑफ योर टॉपिक स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, गेस्टेशनल डायबिटीज में कौन सी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी की रिसर्च ये हो.
तो उसको लिटरेचर अपना टुवर्ड्स डायबिटीज नहीं रखना होगा, उसको लिटरेचर पर्टिकुलरली गेस्टेशनल डायबिटीज ही होगा, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज में देन वो प्रिवेंशन नहीं बताएगा लिटरेचर, लिटरेचर एक्चुअली जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं गेस्टेशनल डायबिटीज की उधर ही फोकस रखेगा, ठीक है। तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है दैट इज वेरी पर्टिकुलर फॉर द इंट्रोडक्शन, उसको हम बहुत वेग नहीं कर सकते कि हम उसमें पूरा डायबिटीज डाल दें, डायबिटीज की प्रिवेंशन, डायबिटीज के स्टैटिस्टिक्स, कितना बर्डन है, क्या क्या उसके रीजंस हैं, ये सब उसमें नहीं होगा। उसमें पर्टिकुलरली जो लिटरेचर हम सर्च करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज अगर हमारा टॉपिक है, तो हमें वही लिटरेचर इसमें ऐड इन करना होगा जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट को डिस्कस कर चुका है, जो अब तक लोगों ने ट्रीटमेंट पे काम किया है, पर्टिकुलरली वही लिटरेचर हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड देन स्टेट योर हाइपोथेसिस और द रिसर्च क्वेश्चन। हर रिसर्च स्टडी में हाइपोथेसिस नहीं होता, इट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी रिसर्च, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन हर स्टडी का होता है। रिसर्च क्वेश्चन इज मैंडेटरी इन एवरी स्टडी, हाइपोथेसिस होना ना होना वो डिफरेंट है। I will take your answers, I will take your question in the end, तो उन्हें नोट कर लें कहीं, एंड में मैं जब आप लोगों को खत्म करूंगी तो फिर क्वेश्चंस आप लोगों के आंसर कर दूंगी। Okay, the outline of an introduction. There is an opening paragraph which is very much important. Review of the literature in the body. Summary paragraph and the statement of hypothesis or the research question as well as the objectives. आप कभी-कभी एंड में ऑब्जेक्टिव भी मेंशन करते हैं और फिर उसके लिए एक अलग हेडिंग भी बनती है। Okay. इंट्रोडक्शन इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल। हमारे जो टीचर्स थे वो हमें समझाते थे कि इंट्रोडक्शन इज लाइक अ फनल। फनल आप लोगों ने देखा ना, इट इज लाइक दिस शेप। तो ये ट्राइंगल होता है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट which must has the capacity to hook टू ग्रैब योर रीडर्स। इसमें कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि रीडर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ पढ़ता चला जाए। ओके, वी स्टार्ट विद जनरल थिंग्स एंड देन वी राइट बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी स्टडी हुई है, प्रीवियस रिसर्चेस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, की रेफरेंसेस। ट्राई टू कीप द रेफरेंसेस, जितना फ्रेश रेफरेंस आप अपनी स्टडी में डालेंगे उतना ही इसकी आपकी स्टडी की वर्थ बढ़ती है। यूजुअली आजकल जो जर्नल्स हैं वो अलाउ नहीं करते मोर देन 10 ईयर ओल्ड रेफरेंसेस, हो सकते हैं, नॉट मोर देन 3 और 4 आउट ऑफ 25। सही है, तो की रेफरेंसेस उस एरिया में मेजर जो काम हुआ है उसको आप कोशिश करेंगे अपने रेफरेंसेस में ले आए, उसमें जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो अपने रेफरेंस में ले आए। तो की रेफरेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्राई टू फोकस ऑन द रीसेंट वन, जो रीसेंट स्टडीज हुई है उन पे फोकस करो, क्योंकि हो सकता है जो आपने 10 ईयर 15 ईयर्स बैक जो स्टडी दी है उनके ऊपर सब्सीक्वेंट स्टडीज हुई हो और उन्होंने आंसर्स कुछ और लिखे हो एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो अपने इंट्रोडक्शन में कोशिश करें कि जो रेफरेंसेस हैं शुड बी लेस देन 10 ईयर ओल्ड। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चनर्स वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं, या हम किसी बहुत पुरानी स्टडी को अपनी स्टडी में रेफर कर रहे होते हैं, तो तब तो अलाउ है 2 और 3 रेफरेंसेस जो बेसिक आप करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ओके, देन मूविंग टुवर्ड द मोर स्पेसिफिक पॉइंट्स, व्हाट इज इट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, इस स्टडी में जो आप करने जा रहे हैं, जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल एंड मूविंग टुवर्ड द स्पेसिफिक। देखो ये सब हमने आपको एक्सरसाइजेस करा रखी हैं 3rd ईयर में, तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को इसको भी समझने में मसला हो रहा है, इस ट्राइंगल को कि किस तरह हमने इन्वर्टेड ट्राइंगल को लेके जाना है इंट्रोडक्शन में, तो ये मैं आप लोगों को एंड में अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। Okay, the opening paragraph, it is a key paragraph, opening paragraph of the introduction. We are talking only of the introduction today. It is a key paragraph. It lets the reader know what to expect. पहला पैराग्राफ वो पढ़ेगा, उसको 2-3 चीजें समझ आ जाएंगी। मेन स्टडी वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसको समझ आ जाएगी किस डिजीज की बात कर रहे हैं या किस एक्चुअल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इट गिव्स द रीडर अ जनरल रोड मैप ऑफ योर पेपर। उस डिजीज में को ये किस पॉपुलेशन में ये इसको इन्होंने स्टडी किया है। It may mention papers you will review in more detail later in your study. The length may vary, but it generally is more than 1 paragraph. Opening paragraph आप
अगर 2-3 थीम्स हैं आपकी स्टडी में तो आप इसको एक पैराग्राफ से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यूजुअली ओपनिंग पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ होता है अगर आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स 1 और 2 हैं। अगर स्टडी ऑब्जेक्टिव ज्यादा है तो ओपनिंग पैराग्राफ आपका हर थीम के लिए 2 या 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। यूजुअली हम लोगों ने कोशिश की थी जब आप लोगों को रिसर्च करा रहे थे कि आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स शुड नॉट बी मोर देन 2। आइडियली स्पीकिंग पहली रिसर्च है तो इट शुड बी 1, स्टडी ऑब्जेक्टिव 1 होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने 2 भी रखे थे। तो ओपनिंग पैराग्राफ 1 शुड बी सफिशिएंट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर रिसर्च स्टडीज। Okay. Introduction include 5 basic pieces of information, usually in this order: a statement of the general topic, the general statement about what the literature has already found on that topic, the statement about what the literature is missing and where there is an unanswered question. जरूर ये बात होती है जब हम अपनी स्टडी लिख रहे होते हैं कि क्यों हम ये कर रहे हैं, कहाँ मिसिंग है इंफॉर्मेशन इन द लिटरेचर, और ये हमारा आर्टिकल जो हमने लिखा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मिसिंग चीज थी जो हमने चिप इन की है इन द पूल ऑफ नॉलेज। पूल ऑफ नॉलेज बहुत है, मेडिकल नॉलेज आप लोगों को पता है कितनी वास्ट है, कितनी एक्सटेंसिव है। इनफैक्ट हमारे टीचर्स तो ये कहते थे कि हाई अचीवर ओनली वही है जिन्हें पता है कि क्या नहीं पढ़ना। इतनी वास्ट नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज इतनी वास्ट है कि हमें अपनी चैनल करना पड़ता है, अपनी चीजों को अपने टाइम को चैनल करना पड़ता है टुवर्ड्स द जो हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह हम अपने इंट्रोडक्शन में भी जो मिसिंग है लिटरेचर वो हम हाईलाइट जरूर करते हैं ताकि पता हो कि ये हमारी स्टडी ने क्या चीज कंट्रीब्यूट की है इन द मेडिकल नॉलेज। द एम ऑफ द स्टडी एंड जनरल स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी अप्रोच। अप्रोच क्या होगी, यानी कौन लोग होंगे, किधर होंगे, कौन सा सिटी होगा, तो ये जनरल अप्रोच हमारी क्या होगी। चाहिए यानी ये बहुत लंबी स्टडी है, कहीं शॉर्ट स्टडी है, तो ये जनरल स्टेटमेंट हमारी स्टडी इंट्रोडक्शन में ही नजर आना शुरू हो जाती है। ओके, कितना टाइम है मेरे पास, अभी तो है। Components of research paper introduction. Okay, the component of research introduction. Number 1 component should be provide background information and set the context. This initial part of the introduction prepares the reader for more detail and specific information that is given later. The first couple of statements are typically broad. A paper that discusses the possible beneficial role of bacteria in treating cancer can begin as follows. The role of bacteria as anti-cancer agent was discussed almost 100 years back. ये एक जनरल स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल डाली है कि रोल ऑफ बैक्टीरिया इन ट्रीटिंग द कैंसर। तो इन्होंने जो पेपर स्टार्ट हुआ है वो बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ है। द रोल ऑफ बैक्टीरिया एज एंटी कैंसर एजेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट 100 years back। यहाँ से इस जनरल स्टेटमेंट से अगर मैं अपना टाइटल भी हटा दूं स्टडी का, तो रीडर को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि 2 चीजें हैं। एक तो एंटी कैंसर बात हो रही है, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट की कोई एजेंट, और उसका लिंक विद बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया है जो एज एंटी एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट वर्क कर सकता है। Once the first sentence has introduced the broad field, the next sentence can point to the specific area within that broad field. सही है, ये आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि हम अपनी बात हमेशा एक जनरल बात शुरू करते हैं, लेकिन उस जनरल बात में भी हमारे मेन वेरिएबल्स शुड बी डिस्कस्ड। ओके, इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ योर रिसर्च एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये एक हमारी इंट्रोडक्शन की बॉडी होती है। सो नाउ इज द फॉलोइंग पार्ट. You can bring in some statistics to show the importance of topic or the seriousness of the problem. Like a paper on controlling malaria by preventive measures can mention the number of people affected, the number of persons are lost due to malaria, or the cost of treating the malaria disease. ये सब हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं मलेरिया की प्रिवेंटिव मेजर्स पे। क्यों? क्योंकि हम प्रिवेंशन क्यों कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए ना। ये हम एटलीस्ट उन्हें बताएं कि हमने प्रिवेंशन पे क्यों काम किया है, कि इतना इसका बर्डन बहुत है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, या इसका पर्सन लॉस्ट कितना होता है, और या कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। यूजुअली हाईलाइट यानी try to highlight the possible benefits from solving the problem or from finding an answer to the question. For example, instead of saying that X dollars are lost because of malaria every year, you can say that X dollars can be saved annually if malaria is prevented. क्यों? क्योंकि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो रीडर को पढ़ने में अच्छा लगेगा कि अगर मलेरिया प्रिवेंट होगा तो इसका क्या बेनिफिट होगा।
सही है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं अपने इंट्रोडक्शन को यानी और अच्छा बनाने की, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग नेगेटिव थिंग, talks about the positive things. Okay, the third component must be mention past attempts to solve the research problem or to answer the research question. It is appropriate to indicate any earlier relevant research and clarify how your research is different from those attempts. अगर सिमिलर वही अटेम्प्ट कोई आपसे पहले कर चुका है, रिसेंटली कर चुका है, कोई खास फर्क नहीं है, या तो बहुत बड़ा फर्क हो, इन्वायरमेंटल फर्क हो, क्योंकि मलेरिया इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, तो आप करें। अदरवाइज इस जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं और आपकी अटेम्प्ट है उसमें क्या फर्क है, ये आपको लिखना पड़ेगा। द डिफरेंस कैन बी सिंपल, बहुत सारी डिफरेंसेस होती है। यू मे हैव रिपीटेड द सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बट विद अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और परहैप्स मोर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं और एडवांस एनालिटिकल मेथड यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो चुकी है, उस पे नाउ यू वांट टू डू द कोहॉर्ट, वही सब कुछ है, लेकिन हमारा जो एनालिटिकल पॉइंट है या हमारा जो स्टडी डिजाइन है, अब वो एडवांस स्टडी डिजाइन। चलो कोहॉर्ट भी हो चुकी है, नाउ यू वांट टू डू रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, सही है। तो हम कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट हो फ्रॉम द प्रीवियस वन और एक स्टेप अहेड हो तो बहुत अच्छी बात है। और द स्टडी विद अ मच लार्जर एंड डाइवर्स सैंपल, पहले वो 300 पे हुई है, नाउ यू वांट टू डू इट ऑन 30,000, और अ वाइडली डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेटिंग, माउंटेन एरियाज में हुई है, यूरोप में हुई है, नाउ यू वांट टू डू इट इन आवर सेटिंग इन कराची, ठीक है। तो पास्ट अटेम्प्ट्स में और हमारी अटेम्प्ट्स में क्या डिफरेंस है, वो इतना मुश्किल नहीं होता लिखना, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, स्टडी डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म या हमारा टूल जो हमने यूज किए वो डिफरेंट हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर उन्होंने कुछ और यूज किए, हमने कुछ और यूज किए, और ज्योग्राफिकल सेटिंग भी डिफरेंट हो सकती है प्रीवियस रिसर्च से। तो ये हमें जरूर मेंशन करना पड़ता है अपने इंट्रोडक्शन में कि हमारी रिसर्च क्या डिफरेंट है फ्रॉम द ऑलरेडी known literature. Okay, conclude the introduction by mentioning the specific objectives of your research. The earlier paragraphs should lead logically to specific objectives of your study. और इसकी टेस्टिंग क्या होती है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, अब किसी अपने फ्रेंड को हैंड ओवर करो जिसको नहीं पता, जिसको आपका टॉपिक नहीं पता, omitting your objectives, तो टाइटल हटा दें, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हटा दें और उसको इंट्रोडक्शन हैंड ओवर कर दें। इंट्रोडक्शन पढ़ के जो आपका जिसको आपने हैंड ओवर किया है वो ये आपको बता दे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन आपने सही लिखा है, ठीक है। क्योंकि जो आपके अर्लियर पैराग्राफ्स हैं वो जरूर पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने जिसको हैंड ओवर किया है वो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझ पा रहा, तो फिर वो इंट्रोडक्शन आपका सही फ्रेज नहीं हुआ हुआ, उसको दोबारा रिफ्रेश करने की जरूरत है, ठीक है। तो जो हमारा अच्छा इंट्रोडक्शन होता है ना, यूजुअली हम उसको इसी तरह टेस्ट करते हैं कि हम अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स और टाइटल हटा के किसी को हैंड ओवर करते हैं कि इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि मेरी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये इस तरह हम अपनी इस इंट्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। It means the earlier part of introduction may mention the importance of controlling malaria, जो हमने example already discuss किए, whereas the concluding part will specify what method of control were used in this study and how those methods were evaluated. Okay, so at the same time avoid too much detail because those belong to the material and method section of the part. हर चीज तो हमें इंट्रोडक्शन में नहीं लिखनी, मटीरियल मेथड पार्ट एक अलग चीज है जिसमें हम हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किनको लिया, किस स्टडी पॉपुलेशन में हम गए, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में हमने इसको ढूंढा, यानी स्टडी हमने एक्सप्लोर की। Example, to explore the reasons for the upsurge and the epidemiological factors that contributed to it, कोई भी चीज, to assess how these factors could be managed to prevent the future epidemics of cholera, of anything, ठीक है। तो ये हमारी स्टडी, ये हमारा लास्ट थिंग होती है, कंक्लूजन ऑफ इंट्रोडक्शन समझ लो, या इंट्रोड्यूसिंग योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमने 4 इससे कंपोनेंट डिस्कस किए जो हमारे इंट्रोडक्शन का जरूर हिस्सा होने चाहिए। लास्ट पार्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप फ्रेज कर दें, या चाहें तो इधर एक ब्रॉड सा ऑब्जेक्ट यानी एक एम जरूर लिख दें, ऑब्जेक्टिव के लिए एक नई हेडिंग डाल दें। यूजुअली हम अपने इंट्रोडक्शन में ही लास्ट जो थिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। ओके, अब हम एक अच्छी सी एग्जांपल है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इसका एक सेंटेंस, ठीक है। तो ताकि आप लोगों की अच्छी सी नॉलेज इस पे हो जाएगी इंट्रोडक्शन है क्या।
ओके अगर मैं क्लासरूम में होती तो मैं आप लोगों में से किसी एक से कहती कि इसको रीड करो, तो अब ये ऑनलाइन रीडिंग है तो मैं ऑनलाइन सेशन है तो मैं खुद ही रीड कर देती हूँ. फॉर अ स्टडी अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग एंड कल्चर. Okay, the first sentence is parenting style is well established influence in child development. इसका इन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है. यूजुअली मैं आपको कहना भूल गई थी इंट्रोडक्शन में, आइडियली हर सेंटेंस पे एक रेफरेंस होना चाहिए. हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक सेंटेंस है, यही पहला सेंटेंस देख लें, ये हम सबकी एक जनरल नॉलेज है कि पेरेंटिंग स्टाइल का ऑलवेज इफेक्ट होता है ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. उसकी न्यूट्रिशन पे होगा या उसके आईक्यू पे होगा, पेरेंटिंग स्टाइल का इफेक्ट जरूर होता है. लेकिन मैं इसको सेंटेंस को ऐसे वेगली छोड़ नहीं सकती, मुझे कहीं ना कहीं से इसको रेफर करना पड़ेगा कि ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ऑलरेडी लिटरेचर में ये बात डिस्कस हो चुकी है. ठीक है, तो हमें अपने इंट्रोडक्शन में हम यूजुअली हर सेंटेंस पे रेफरेंस होना चाहिए. अगर ऐसा आपने एक ही जगह से 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं तो फिर उन 2-3 सेंटेंसेस का एक रेफरेंस होना चाहिए. Second sentence है, research indicates that different parenting styles are generally predictive of academic and emotional adaptation in children. However, some research has suggested that the influence of parenting style may vary across culture and by immigration status. देखो बात इन्होंने शुरू की parenting style से, and now they are moving toward the immigration status of the family. The aim of the current study was to examine how parenting style among first generation immigrants from the African diaspora influenced child development. The study examined parenting style and child outcomes within a community of Somalian immigrants in the northeast United States. ठीक है, ये इनका इंट्रोडक्शन है. अब वन बाय वन हम हर सेंटेंस को डिस्कस करते हैं. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस क्या था? The parenting style is well established influence on child development. देखो, the statement is general but it is not too general. ठीक है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है. इन्होंने दो इसमें वेरिएबल डिस्कस किए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग स्टाइल. द स्टेटमेंट इज एम्पिरिकल, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, इट इज नॉट एन ओपिनियन. ओपिनियन होता तो रेफरेंस ना होता. ठीक है, इन्होंने इसको रेफर किया है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी नोन एस्टेब्लिश फैक्टर है इन द मेडिकल नॉलेज, पूल ऑफ नॉलेज में ऑलरेडी नोन है. ठीक है, तो जो हमारे रेफरेंसेस है ना, एक्चुअली जो हम प्लेस करते हैं वो हमें सिक्योर कर रहे होते हैं, हमारे अपनी स्टडी को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं और सिक्योर कर रहे होते हैं कि जो ऑथर है उसने इसमें एक ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं डाली हैं, उसने कुछ क्लेम्स नहीं डाले हैं, उसने ऑलरेडी नोन फाइंडिंग्स जो हैं, ये रिसर्च फाइंडिंग्स ऑलरेडी नोन है, उनको लिखा है. द स्टेटमेंट इंक्लूड अ साइटेशन. जो भी और रीडर इंटरेस्टेड है, जिसके लिए ये अपीलिंग सेंटेंस है, वो इस रेफरेंस पे जाएगा और इसको रीड कर सकता है. तो जो हमारे रिसर्च रेफरेंसेस है ना, उनको जेन्युइन होना चाहिए. ठीक है, जो आप जहां से आपने पढ़ा है वहीं से डालें, किसी और को रेफर ना करें. सही है, ताकि जो रीडर उधर जा रहा है उसको ये वहां से ये मिले. कभी कभी जर्नल्स जो होते हैं ना, वो भी क्रॉस चेक कर रहे होते हैं रेफरेंसेस, और वो इसको कहते हैं कि जो आपने रेफरेंस डाला था वहां पे ये हाईलाइटेड नहीं है चीज जिसको आपने रेफर किया. ओके, मूविंग टू द सेकंड सेंटेंस. A statement about what the literature has found. Research indicates that different parenting styles are generally predictive of academic and emotional adaptation in children. Okay, parenting style का generally उन्होंने child development पे बात की. Child development multiple चीजें हैं, आप सबको पता है. चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत कुछ है, उसकी फिजिकल ग्रोथ है, उसकी मेंटल ग्रोथ है, सोशल स्टैंडिंग है, इमोशनल ग्रोथ है, एकेडमिक ग्रोथ है. तो जो सेकंड सेंटेंस है, अब उसमें इन्होंने इसको टुवर्ड्स मोर स्पेसिफिक किया है. दिस इज मोर स्पेसिफिक देन द फर्स्ट स्टेटमेंट. इट इंट्रोड्यूसेस द रिसर्चर या रीडर टू द स्पेसिफिक एरिया यू आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है, लेकिन इट इज फोकस्ड ऑन द एकेडमिक आउटकम्स एज वेल एज द इमोशनल आउटकम. चाइल्ड डेवलपमेंट के फिजिकल आउटकम इन्होंने डिस्कस नहीं किए हैं. ठीक है, only academic and emotional outcome की बात की है, and which is actually the part of child development. It also includes citation which will be reviewed in more detail later in the introduction. अब इन्होंने क्योंकि इसमें दो तीन वेरिएबल डिस्कस हुए, तो इसी रेफरेंस को आप अगेन डिस्कस कर सकते हैं इन इंट्रोडक्शन पार्ट और इन द मेथोडोलॉजी पार्ट. सो हर रेफरेंस को आप रीयूज कर सकते हैं थ्रू आउट योर पेपर.
Review the literature. Developing a statement in the main body, you will need some literature sources to refer to. While your idea can sound a bit subjectively, if you maintain it with citations extracted from the work of famous scientists, famous authors, famous philosophers, you will provide your point. Don't neglect modern time scholars. They are being deeply concerned about the issue or opinion you stated, and don't neglect using online plagiarism checker to make sure your paper is original. प्लेजरिज्म इज वेरी मच जो है ना बहुत बड़ा इशू है. आइडियली आपको अपना पेपर खुद ही चेक कर लेना चाहिए फॉर प्लेजरिज्म, एंड इट इज नॉट अलाउड कि मोर देन 5% आपका पेपर में प्लेजरिज्म हो. 5% बहुत कुछ कवर कर लेगा. आपके वेरिएबल्स भी रिपीट हो रहे होंगे बार बार और वो किसी न किसी स्टडी से मैच कर रहे होंगे. ठीक है, तो वही चीजें वहां पे 5% में कवर हो जाएंगी. अगर आपने पूरे सेंटेंसेस पूरे पैराग्राफ्स डाल दिए तो वो मोर देन 5% बन जाएगा. Introduction should briefly state what the literature will be about. Okay, third sentence था इनका, a statement about what the literature is missing and where there is an unanswered question. However, जो इनका third question था मैं वो read कर रही हूँ. However, some research has suggested that the influence of parenting style may vary across cultures and by immigration status. This statement is in contrast with the previous statement. It says not all parenting styles lead to the same outcome. ठीक है, अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल में वेरी अक्रॉस कल्चर एंड बाय इमिग्रेशन स्टेटस, यानी पेरेंटिंग स्टाइल हर एक फैमिली का एक जैसा नहीं है. एक जैसा नहीं है तो उनके आउटकम भी एक जैसे नहीं है. इट इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट देयर इज एन अनआंसर्ड क्वेश्चन टू बी एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स का कल्चर है या पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस है उससे चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ना है, ये इस सेंटेंस से हमें हाईलाइट हो रहा है. इट ऑल्सो हाईलाइटेड विद अ साइटेशन. इनके सेंटेंस के एंड में एक साइटेशन भी है. ओके, रैशनल स्टडी का रैशनल इज अ की ऑफ योर बिगिनिंग. इंट्रोडक्शन में रैशनल हम लिखते हैं. रैशनल मींस रीजन, आपने ये स्टडी क्यों की, इसमें क्या ऐसी खास बात है, यही टॉपिक क्यों किया, टॉपिक क्यों नहीं किया. तो दैट इज द रैशनल रीजनिंग. रीजन क्या है. Once you study the topic, it's time to prove it is very relevant and give reader food for thought. The rationale serve as an indicator of the importance of your topic. The rationale should be to the point and precise to show the reader the significance of your research. ठीक है, इन्होंने फोर्थ सेंटेंस इनका रैशनल या थर्ड सेंटेंस इनका रैशनल को हाईलाइट कर रहा है. ओके, तो इनका लास्ट सेंटेंस है, the aim of the current study was to examine how parenting style among first generation immigrants from the African diaspora influenced child development. ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल से बात हुई थी शुरू और चाइल्ड डेवलपमेंट था इनका फर्स्ट सेंटेंस. और अब देखो कि जो इनका जैसे जैसे इंट्रोडक्शन इनका बढ़ रहा है, पेरेंटिंग स्टाइल अभी किसका देख रहे हैं, उन इमिग्रेंट्स का देख रहे हैं जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, अफ्रीका से आए हैं, और उन पेरेंट्स का जो खुद इमिग्रेंट हैं, उनका चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट है उनके बच्चों पे. और चाइल्ड डेवलपमेंट में दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 वेरिएबल्स, इमोशनल एंड एकेडमिक्स. It tells the reader generally what study is about. It should be a study that respond to the question you identified in the previous statement. Because the study is complete, it is a statement in the past tense. जब हम अपना proposal research committee इसको भेज रहे होते हैं ethical review के लिए या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के लिए हम भेज रहे होते हैं, या हम अपनी स्टडी को फाइनेंस के लिए या क्या कहना चाहिए बजट के लिए भेज रहे होते हैं, तो हम उसको फ्यूचर टेंस में लिखते हैं. लेकिन जब हम अपना रिसर्च आर्टिकल जर्नल में पब्लिश करने भेजते हैं तो हम अपना इंट्रोडक्शन को अगेन लिखते हैं इन द पास्ट टेंस. ये पूरी स्टडी का जो इंट्रोडक्शन था ये पास्ट टेंस में था, क्योंकि ऑलरेडी इनके रिजल्ट्स इनके पास हैं, ये कर चुके हैं, इनकी फाइंडिंग्स इनको पता है, इसलिए इन्होंने ये इंट्रोडक्शन अब पास्ट टेंस में लिखा है. For a proposal, research proposal, it should be in the future tense. Future tense में हम अपने research committee को highlight कर रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे in this study, तो वो future tense में होता है. ये बहुत important बात है. ठीक है, अगर आप research committee को past tense में भेज देंगे तो वो highlight ये करेगा या तो आपने कहीं से copy किया या आपको ये sense ही नहीं है कि अभी आप इसको propose कर रहे हैं, अभी आप इस research को approval के लिए भेज रहे हैं. Okay, the final sentence, the study examined parenting style and child outcome within a community of Somalian immigrants in the northeast United States. पिछली में इन्होंने कहा था अफ्रीकन डायस्पोरा के जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स पेरेंट्स हैं उनका इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, और अब इन्होंने बताया है कि वो कहाँ के थे. एक्चुअली वो सोमालिया के थे. कहाँ इमिग्रेंट बन के आए थे, यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे वो इमिग्रेंट बन के आए गए. This tells the reader just a little about your sample as well as your methodology. Now you know location कहाँ है, outcome variables क्या हैं,
और पार्टिसिपेंट्स कौन है। ये तीन चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ही समझ आ गई, ऑल्दो के वो मेथड्स का पार्ट होती हैं, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। ठीक है, इनके इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, इनफ सो दैट द रीडर अंडरस्टैंड्स व्हाई यू रिव्यू सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब हमारे रीडर को बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि उसको इस आर्टिकल में क्या मिलेगा। ओके, ये जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन प्रेजेंट किया है, ये वन फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन है। देयर आर मेनी, अगर आप लिटरेचर उठाएंगे तो पूरे पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने डिफरेंट चीजें लिखी है कि इंट्रोडक्शन में किस तरह का फ्लो होना चाहिए, किस तरह हम इसको प्रोसीड करते हैं। ये वन फॉर्मेट है। जनरली रिसर्च पेपर्स जो हम पढ़ते हैं उसमें यही फ्लो फॉलो होता है, यही फॉर्मेट फॉलो होता है। तो इसलिए ये जो जनरल फॉर्मेट है ये मैंने आपको लिख दिया है। इट गिव अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ऑफ हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिसर्च पेपर। यानी